हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी होगे, मस्त होगे, पढ़ाई कर रहे होगे शायद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट पावर। एक बड़ा ही रोचक विषय या कहिए बिल्कुल नया विषय। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, आज कई लोग इसको पहली बार सुन भी रहे होंगे। तो आज हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो IR इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदेश संबंध में हमें सॉफ्ट पावर को पढ़ना है। इसको आप अन्य जगह भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आप इसको इकॉनमी, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, या आंतरिक सुरक्षा, या UN रिफॉर्म, कई जगह इसको आप प्रयोग कर सकते हो। तो अगर आपके पास इसकी समझ होगी तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा। साथ में जब क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड लिखते हो ना सॉफ्ट पावर जैसे, तो क्वेश्चन भी अच्छा लगने लगता है। इसको वैश्वीकरण से भी आप जोड़ सकते हो, वैश्वीकरण पेपर फर्स्ट में। तो इसको चलिए, इसके बहुत से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉफ्ट पावर क्या होती है ना। सॉफ्ट पावर क्या होती है उससे पहले पढ़ने से हम पढ़ेंगे पावर क्या होती है, फिर सॉफ्ट पावर क्या होती है और कैसे सॉफ्ट पावर अन्य ताकतों से बेहतर है। सॉफ्ट पावर के क्या फायदे होते हैं, सॉफ्ट पावर के क्या लिमिट्स होती हैं, भारत में सॉफ्ट पावर को लेकर क्या सकारात्मक बात है, क्या नकारात्मक बात है, फिर भारत में क्या क्या सुधार हो रहा है और कितना सुधार हो सकता है। इन सब बातों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पावर क्या होती है। ठीक है, तो पावर क्या होती है ये देखिए, पावर। ठीक है, तो पावर एक क्षमता होती है ना। क्या होती है? क्षमता, जिसका उद्देश्य होता है निर्णय को अपने अनुकूल करना, है ना। निर्णय को अपने अनुकूल करना, है ना, अपने हितों के अनुकूल करना, अपने हितों के अनुकूल करना। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ओलंपिक मैच होने हैं। अब सवाल है कि ओलंपिक मैच कहाँ पर हो, तो इसके लिए USA भी परेशान है, जापान भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है, और मान लो UK भी परेशान है। ये सब चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ओलंपिक खेल हो जाए, क्योंकि ओलंपिक खेल से देश को बड़ा फायदा होता है। तो ये सब होंगे परेशान। पर आप बताइए कि इसके निर्णय को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। जो संस्था ये निर्णय लेगी कि ओलंपिक कहाँ होगा, उसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करेगा? उसको सबसे ज़्यादा USA प्रभावित करेगा, क्योंकि USA के पास क्या है? ज़्यादा पावर है। तो आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि इसने अपने हितों के अनुकूल बदल लिया किसी के निर्णय को। मान लीजिए इसने डिसाइड करके रखा था कि हम ओलंपिक खेल चाइना को देने वाले हैं, लेकिन USA क्या करेगा? अपनी ताकत के दम पर इसको अपनी तरफ मोड़ लेगा। यह होती है शक्तिशाली या शक्ति। अब इसको एग्जाम्पल बस लिया था, इसको जोड़ मत लीजिएगा कि आप किसी और घटना से जोड़ें, है ना। यह केवल एक सामान्य सा टॉपिक था, एक टॉपिक कह रहा हूं, सॉरी, सामान्य सा एक उदाहरण था। ऐसे ही आप लोग भी देखिए कि क्या है। आप मान लीजिए 3 लड़के हैं, वो XYZ। अब मान लीजिए इनके बीच में हुआ कि कोई रेस्टोरेंट चलना है खाना खाने, और X का मन है ABC रेस्टोरेंट जाने का, और यही सबसे पावरफुल है। तो क्या करेगा? सबको ये अपने साथ जोड़ लेगा, है ना, क्योंकि शक्तिशाली है। आपको पता ही होगा, जो गांव में पुराने ठाकुर होते थे, है ना, जमींदार होते थे, वो शक्तिशाली होते थे। तो क्या करते थे? गांव में कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो किसके होने हित के लिए लिया जाएगा? ठाकुर साहब के या जमींदार साहब के लिए। तो क्या है? उसके पास पावर है। क्योंकि मेरी बात समझ में आई, पावर क्या होता है? पावर या पावर मतलब शक्तिशाली वही इंसान है जो सारे निर्णयों को अपने अनुकूल कर ले। इसी तरह कोई देश भी कब पावरफुल कहलाएगा? जब वो विश्व में होने वाले निर्णय को इस तरह से बदल सके कि उस निर्णय से सबसे ज्यादा देश का फायदा हो। जैसे भारत है, तो भारत कब पावरफुल कहलाएगा? जब कोई भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आए और उसमें कोई निर्णय होना हो तो भारत उसको अपनी तरफ मोड़ ले। अगर आतंकवाद मान लीजिए खत्म करना है और UNO में बात हो कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए
क्या किया जाए, तो सारे निर्णय भारत के अनुकूल अगर ले तो समझ जाइए भारत सबसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे मान लीजिए मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना था पर भारत नहीं करवा पा रहा था, इसका क्या मतलब है कि भारत अभी कम पावरफुल है। आप देखिए अमेरिका कहीं भी हमला कर देता है, उसको कोई सवाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सभी निर्णयों को अपने अनुकूल बदल लेता है, क्योंकि वो पावरफुल है। अब समझ में आई बात, क्या होता है पावरफुल मतलब इसी को पावर कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि पावर कैसी होती है। पावर देखिए दो तरह की होती है, एक होती है हार्ड पावर और दूसरी होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होता है जब सैन्य क्षमता के आधार पे कोई अपने कार्य करे या आर्थिक क्षमता के आधार पे। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका जो कार्य करता है, जिसने इराक पे काम किया, वो कैसे था? सैन्य क्षमता के आधार पे। या मान लीजिए अमेरिका जो पाकिस्तान में काम करता है, वो कैसे करता है? आर्थिक क्षमता के आधार पे। पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा मिलता है यूएसए के द्वारा, तो पाकिस्तान जो भी एक्शन लेगा या जो भी निर्णय लेगा वो यूएसए के अनुकूल होंगे। भाई आप किसी दोस्त को अपने पैसे देते रहोगे तो दोस्त आपके ही लिए बोलेगा, आपकी तरह फैसले लेगा, है ना। या आप मान लो लठायत भेज दोगे तब भी आपके अनुसार ही लेगा, डर के लेगा। तो मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह ये होती है हार्ड पावर, और इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कोई देश अपने अनुकूल निर्णय को बदलवा सकता है या निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके इतर कोई अगर क्षमता होती है तो वो सॉफ्ट पावर होती है, जिसमें आप किसी देश के निर्णय बदल सकते हो लेकिन सैन्य व आर्थिक क्षमता का प्रयोग नहीं करना है आपको। आप बिना सैन्य व आर्थिक क्षमता के भी काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए भारत ने पूरे विश्व में एक परमाणु नाभिक संगठन है एनएसजी, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना। इस तरह और भी कई संगठन हैं। तो ये बताइए, ये संगठन ऐसे थे जिसमें वही देश आ सकते हैं जिन देशों ने कुछ संधियों में हस्ताक्षर किए हो, है ना। मतलब बहुत कड़े नियम थे, उन कड़े नियम के बाद ही आप इसके सदस्य बन सकते हो। पर भारत उन नियमों को बिना मानते हुए इनका सदस्य बनने के लिए आगे बढ़ चुका है और पूरा विश्व उसका समर्थन कर रहा है। बस यहां बनने के लिए चीन विरोध कर रहा है, लेकिन पूरा विश्व आज उसका समर्थन कर रहा है। जैसे यूएसए, जिसने जब भारत ने पोखरण 2 परीक्षण किया था तब उसके ऊपर कई सारे बैन लगा दिए गए थे, कई सारे उसके ऊपर बैन लग गए थे कि अब आप व्यापार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने कोई सैन्य हमला नहीं किया, भारत ने कोई आर्थिक रूप से काम नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सारे बैन खत्म हो गए और भारत के साथ यूएसए का न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। तो ये क्या थी? भारत की सॉफ्ट पावर। भारत ने अपने किस क्षमता का प्रयोग किया? अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग किया। अभी आपको सॉफ्ट पावर फील नहीं हो रहा होगा, मैं 2 मिनट रुक के बताता हूं। इसमें भी भारत एनएसजी का सदस्य बनने वाला है, जबकि भारत ने एनपीटी में भी साइन नहीं किया, सीटीबीटी में भी साइन नहीं किया। ये सब संधियां हैं, इनमें बिना हस्ताक्षर करके भारत बन रहा है। अर्थात पूरे विश्व अपने नियम बदल रहा है। जो विश्व की वैश्विक संस्थाएं थी, जो सबसे शक्तिशाली देश की संस्थाएं थी, वो भी भारत के लिए अपने नियम बदल रही हैं। अब समझिए भारत कितना पावरफुल हो रहा है, क्योंकि संस्थाएं अपने निर्णय भारत के अनुकूल कर रही हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर आपको आ जाएगा सॉफ्ट पावर का और अच्छा। जैसे मान लो कि ये XYZ 3 दोस्त हैं, पैसों से सबसे ज्यादा संपन्न ये है, सबसे ज्यादा हेल्दी भी है। अब बात हुई कि किसी रेस्टोरेंट खाने जाना है, इसने कहा कि ABC में चलेंगे, जेड ने कहा नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा CD में जाने का मन है। तो चूंकि जेड की क्या बनी है इमेज, छवि बड़े प्यारे बच्चे की, कि यार बड़ा अच्छा लड़का है ये, है ना, बड़ा सीधा लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है। तो क्या हुआ, इसकी इमेज इतनी अच्छी बनी है कि इसके खिलाफ कोई जाना पसंद नहीं करता। ये मुस्कुरा के बोल देगा तो सब बात मान जाएंगे। तो जैसे इसने मुस्कुरा के कहा कि मेरे मित्र एक्स, मेरा ना ABC में जाने का मन नहीं है, क्या हम लोग CD नहीं चल सकते?
तो तुरंत बात मान ली जाएगी इसकी, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं यार, तुमने कहा तो कोई बात नहीं, है ना। अब मान लो फिर वाई ने कहा हो कि नहीं हमें डीसी में चलना है, लेकिन इसकी इमेज बहुत खराब है, ये चोर है चिरकुट है, तो क्या होगा फिर डीसी वाले की एक्स क्या कहेगा, ज्यादा 3 2 5 ना करो, यहां पर जेड ने कहा है वहीं चलना है ना। अरे आज पहली बार तो जेड बोल रहा है कुछ अपने आप से, चलो सब कोई तैयार हो जाओ चलना है। तो क्या हुआ, जेड ने सारे डिसीजन अपने अनुकूल करा लिए। ये क्या है, उसकी इमेज, उसकी सॉफ्ट पावर। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया को एक देश है, बड़ा छोटा सा देश है, ठीक, और मान लो एक देश है कोई अफ्रीका का, मान लो कांगो, ठीक है। अब मान लो कि नॉर्थ कोरिया कोई बात कहे विश्व स्तर पे, तो कोई उसकी बात मानेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसकी इमेज बड़ी खराब है। जबकि कांगो कोई बात बोलेगा तो इसकी बात सब मान लेंगे क्योंकि इसकी इमेज अच्छी है। अगर मान लो वैक्सीन कोरोना की आई है, अब कहेगा नॉर्थ कोरिया वाला कि हमको वैक्सीन दे दो, मान लो केवल 100 वैक्सीन है बस, नॉर्थ कोरिया वाला हमको कह देगा, कांगो वाला कहेगा हमें दे दो, तो किसको मिलेगी, कांगो को मिलेगी। क्यों, यही लगे बड़े सीधे लोग होते हैं बेचारे, उनको दे दो। ये नॉर्थ कोरिया तो बड़ी शैतानी करता है, हर बात में तो परमाणु बम की धमकी देता है, इसको आज परेशान होने दो। तो समझ में आई आपको बात को। सॉफ्ट पावर क्या होती है, जब आपकी इमेज के आधार पे आपको फायदा हो। जैसे आप देखो यूएसए की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है, यूएसए को सब कोई किस तरह देखते हैं, बड़े विकसित होने के तौर पे, और सब कोई क्या कोशिश करते हैं कि यार एक बार यूएसए जरूर जाना है। तो अब आप समझ जाओ कि यूएसए लोग बहुत घूमते होंगे, है ना। और कई देश इतना टूरिज्म के लिए पैसा खर्च करते हैं अपने एडवर्टीज करने के लिए कि कभी हमारे देश आइए, कभी हमारे देश आइए, पर सब कोई कहाँ जाते हैं, यूएसए में, जबकि वो एक भी रुपया नहीं खर्च करता, वो और मना करता है यहाँ मत आओ, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन उसकी इमेज इतनी अच्छी है कि वहाँ सब जाते हैं, और जब जाएंगे उधर तो उसको फायदा होगा, है ना। तो इस तरह हमने समझा कि हार्ड पावर क्या होती है और सॉफ्ट पावर क्या होती है। हार्ड पावर मिलिट्री और मनी की होती है, एमएम, जबकि सॉफ्ट पावर इसके इतर आपकी कैसी इमेज है या आपको लोग कैसे देखते हैं इसके आधार पे होती है। सॉफ्ट पावर को पहली बार जोसेफ नए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और इन्होंने कहा था किसी भी देश की 3 चीजों के आधार पे उसकी सॉफ्ट पावर डिसाइड होती है। जैसे फॉरेन पॉलिसी, उसकी विदेश नीति क्या है उस देश की, वो देश अपने पड़ोसियों के साथ या अन्य देशों के साथ कैसा व्यवहार करता है। फिर पॉलिटिकल वैल्यू, अर्थात उस देश में कैसा राजनीतिक सिस्टम है। तीसरा क्या था, कल्चर, वहां का कैसा कल्चर है। तो जोसेफ ने बताया कि किसी देश में 3 बातों से वहां की इमेज डिसाइड होती है। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी, जैसे चीन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, विस्तारवादी। चीन क्या चाहता है, अपने आप को विस्तार करना चाहता है। तो चीन को देख के लोगों के मन में क्या आता है, गुस्सा, है ना। अगर मान लो चीन की, चाइना की और रसिया की लड़ाई हो जाए और ये दोनों कहां पहुंचे, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, मान लो किसी मैटर पे, तो जज को क्या लगेगा अगर मन में कि ये ज्यादा आगे आगे होता है, इसी ने कुछ किया होगा। जैसे क्लास में कोई बच्चा जो शैतानी करता है उसकी इमेज खराब हो जाती है, तो कोई भी शैतानी हो उसी को खड़ा करके मारा जाता है ना। तो इमेज का सारा खेल है। तो अब यही होगा, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी है कि कभी भी विस्तारवादी नहीं रही। हमने पंचशील सिद्धांत का फॉलो किया कि हम किसी की देश में अंतर स्थिति पे कोई दखल नहीं देंगे, हम किसी देश की अखंडता का सम्मान करेंगे। हमने गुलजार सिद्धांत को माना, गुजराल सिद्धांत को माना, जो कि दिखाता है कि भारत विदेशी नीति के संबंध में बहुत सकारात्मक है। फिर पॉलिटिकल वैल्यू, अर्थात किसी देश का जो राजनीतिक तंत्र है वो किस तरह के मूल्यों को समर्थन करता है। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब में कौन सा मूल्य है, तानाशाही का, है ना। उसी तरह अगर हम देखें तो हिटलर का क्या था पॉलिटिकल मूल्य, अधिनायकवादी का। लेकिन अगर आप भारत की बात देखें तो क्या है, डेमोक्रेसी, है ना। तो सब लोग क्या सोचते हैं, अरे बड़ा प्यारा देश है, वहां तो लोकतंत्र है। हम यूके हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यार वहां तो बड़ा लोकतंत्र टाइप का देश है, बड़ा शानदार है। नॉर्थ कोरिया की बात आ जाए, अरे भाई वहां नहीं जाना, अरे वहां जाएंगे तो क्या होगा,
है ना। नॉर्थ कोरिया से लोग चिढ़ते भी होंगे इसी कारण कि देखो यार वो कितना अत्याचार करता है। तो किसी भी देश का क्या पॉलिटिकल वैल्यू है उससे भी उस देश की छवि का निर्धारण होता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिए। फिर वहां का कल्चर क्या है, मैं जैसे आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका का कल्चर है कि वहां कोई भी जाए, कोई भी खाना पीना खाए, कैसे भी घूमे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। वहीं नॉर्थ कोरिया का कल्चर है कि आपकी हेयर स्टाइल भी डिसाइड हो जाएगी कि आपको कैसी करनी है। तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा देश अच्छा लग रहा होगा? ऑब्वियस यूएसए, है ना। तो यूएसए का कल्चर अच्छा है। फिर भारत के कल्चर की बात करें तो भारत का कल्चर कई मामलों में सबसे बेहतर है। यहाँ पर विविधता है जो जितनी विविधता पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे यूरोप के देशों को मिला दो तो उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी भारत में डाइवर्सिटी है। भारत की कल्चर में जितनी सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, उतना विश्व में कहीं नहीं है। हम लोग इतने अलग अलग तरह के होते हुए भी एक साथ संपन्न होकर अगर रह रहे थे तो ये भारत का कल्चर है। हमारा कल्चर है कि हमने कभी भी पर्यावरण को उपभोग की वस्तु नहीं समझा। हमारा कल्चर है कि हमने कहा है कि अतिथि हमारे यहाँ देवता के समान है। तो इससे अच्छा अगर कोई संस्कृति हो तो बताइए। तो भारत वह संस्कृति है जो विश्व में एक समय सबसे प्रासंगिक होगी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कभी कहा जा सकता है। तो तीनों मामले से आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा कि सॉफ्ट पावर क्या होता है और कैसे भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। तो मैंने यहां आपको सॉफ्ट पावर के बताया। अब सवाल है कि सॉफ्ट पावर में क्या अच्छाई है और हार्ड पावर से क्यों बेहतर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी आप हार्ड पावर से किसी को हमेशा के लिए जीत सकते हो? जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए अगर, तो ये बताइए एक दूसरे को मारकर जीत लेंगे क्या? अगर एक शक्तिशाली होगा तो दूसरे को दबा देगा केवल, लेकिन दूसरे को जब भी मौका मिलेगा तो पहले की मन भर कुटाई करेगा। तो कहा जाता है हार्ड पावर में कभी भी अच्छा परिणाम नहीं आता। वहीं सॉफ्ट पावर देखिए, आपको कोई गुस्सा करे आप मुस्कुरा दो, वो आपसे ऐसे खुश हो जाएगा। तो भारत में कहा भी गया है कि क्रोध को मुस्कुरा के जीतो, कंजूसी को दान करके जीतो। अगर कोई आदमी कंजूस है तो उसको और दान दो, अगर कोई गुस्सा है तो उसके साथ प्यार से बात करो। तो यही है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या है कि हम सॉफ्ट पावर से जीतेंगे। आपने देखा हार्ड पावर का कभी भी अंत अच्छा नहीं होता, हमेशा उसका परिणाम खराब ही आएगा। आप कोई भी एक मुझे युद्ध बता दो जो युद्ध ने कुछ अच्छा किया हो। अगर कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध था तो उसने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध को पैदा कर दिया। ठीक, तो ये देखिए आप कोई भी युद्ध देख लो, अब यूएसए ने इतने युद्ध लड़े लेकिन कहीं फायदा हुआ उसे? अफगानिस्तान में रो रहा है, इराक में रो रहा है, इराक पूरा बर्बाद कर दिया। तो कभी भी हार्ड पावर अच्छे अंत के साथ नहीं खत्म होती। वहीं सॉफ्ट पावर को देखिए कि हमेशा बहुत अच्छे से काम करती है। एक समय जर्मनी दो भागों में बट गया था, लेकिन वो सॉफ्ट पावर थी कि उसने एक देश बना दिया, है ना। आपस में दोनों हो गए तो सॉफ्ट पावर से हुए ना। तो हार्ड पावर कभी भी अच्छा नहीं होता, सॉफ्ट पावर अच्छा होता है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अगर आप कांटे बोगे तो उससे फूल नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब तलवार से आप किसी को जीत नहीं सकते हो। जैसे एल्गिन कहता था ना, तलवार के बल पे जीता है, तलवार के बल पे रहेंगे। तो वो हार गया, उसको जाना पड़ा ना एक दिन। तो इस तरह आप समझ जाइए कि सॉफ्ट पावर का उद्देश्य जो पूर्ण होता है वो स्थायी होता है और वास्तव में आप केवल सॉफ्ट पावर से ही जीत सकते हो। दूसरी बात, सॉफ्ट पावर बहुत सस्ता होता है। सॉफ्ट पावर की कीमत ज़्यादा नहीं होती। आप मुस्कुरा के जो काम कर लोगे वो कई हजार रुपये खर्च करके नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी इमेज अच्छी है, मेरी बात समझ में आ रही? तो इमेज का सारा खेल होता है। तो अगर भारत मान लो सॉफ्ट पावर है और हार्ड पावर है, तो बताइए कौन समझदारी वाला होगा सॉफ्ट पावर यूज करना? क्योंकि हार्ड पावर में बहुत सेना लगती है और उस सेना में बहुत पैसे खर्च होते हैं, जबकि सॉफ्ट पावर में कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि हार्ड पावर से अच्छी होती है सॉफ्ट पावर। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट पावर की बड़ा लागत कम होती है, कॉस्ट बहुत कम आती है, साथ में सॉफ्ट पावर बहुत स्थायी रहती है, स्टेबल रहती है। पर कुछ कमियां भी हैं सॉफ्ट पावर की। जैसे पहली कमी है कि सॉफ्ट पावर में ये बात कंफर्म नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात मानेगा ही मानेगा। आप मुस्कुराते रहिए, दूसरे को मानना ही नहीं लो। अगर दूसरा पाकिस्तान जैसा देश है तो आतंकवाद फैलाएगा जब तक उसको डंडा लेके नहीं सही किया जाएगा।
है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सॉफ्ट पावर से हर चीज सही हो जाए, साथ भी सॉफ्ट पावर का परिणाम बहुत बाद में आता है। मेरी बात समझ आई? तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट पावर का रिजल्ट हर जगह आ जाए या हर वक्त आ जाए। सॉफ्ट पावर बहुत देर से आती है, हार्ड पावर तुरंत रिजल्ट देती है और श्योरिटी के साथ रिजल्ट देती है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि सॉफ्ट पावर की क्या अच्छाई थी और क्या कमियां थी, हार्ड पावर की क्या अच्छाई थी क्या कमियां थी। पर अब मन में सवाल है कि किसी देश को किस में फोकस करना होगा। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी देश को दोनों में फोकस करना है, क्योंकि भय के बिना प्रीति नहीं होती। सुना है ना आपने, एक श्लोक है कि जब तक भय नहीं होता प्रीति नहीं होती। मतलब कि अगर मैं हूं और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। अगर मेरे पास पैसे की पावर नहीं है, मेरे पास अन्य पावर नहीं है, तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। मेरी इज्जत तभी होगी, मेरी मुस्कुराहट का प्रभाव तभी पड़ेगा जब मेरे पास पहले से कोई पावर हो, है ना। तो कहा जाता है कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को होना चाहिए। इस मामले में भारत को देखिए, भारत के पास सॉफ्ट पावर थी, लेकिन भारत ने परमाणु बम भी क्यों बनाया? क्योंकि उसका भय रहना चाहिए। अगर मान लो भारत के पास परमाणु बम ना होता तो आज कई देश भारत में हमला करने को खड़े होते, ये पाकिस्तान जैसा छोटंकू सा देश। क्यों? क्योंकि भय के बिना प्रीति नहीं होती। आपको बहुत अच्छे से यह बात पता होगी कि किसी व्यक्ति से आप अगर सम्मान करते हो तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आप डरते भी हो। तो मात्र हमें सॉफ्ट पावर पे बेस नहीं हो जाना चाहिए और ना ही हमें केवल हार्ड पावर पे आधारित हो जाना चाहिए, क्योंकि हार्ड पावर भी हर काम नहीं कर सकती। अगर हार्ड पावर सब काम कर लेती तो आज की डेट में आप देखिए अफगानिस्तान पर अमेरिका अपना काम कर चुका होता, लेकिन नहीं कर पा रहा ना। क्यों? क्योंकि हार्ड पावर की भी लिमिट है और सॉफ्ट पावर की भी लिमिट है। इसलिए किसी भी देश को दोनों पे काम करना होगा बराबर क्षमता के साथ। दोनों की अपनी अपनी सकारात्मक बातें हैं, अपनी अपनी नकारात्मक बातें हैं। मैंने आपको पाकिस्तान और अमेरिका का उदाहरण अफगानिस्तान और अमेरिका का उदाहरण दे दिया कि हार्ड पावर होने के बावजूद भी वो फेल होता गया। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि अगर भारत के पास हार्ड पावर ना होती तो भारत मुस्कुराता रहता, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश शैतानी करते या आतंकवाद फैलाते। तो इस तरह हम कहेंगे कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों जरूरी है। चलिए, अब सवाल आता है कि भारत में सॉफ्ट पावर के लिए क्या अच्छी बात है। तो देखिए, भारत के पास सॉफ्ट पावर को लेकर बहुत रिसोर्स हैं। भारत के पास सॉफ्ट पावर को लेकर इतने रिसोर्स हैं कि एक समय विश्व में भारत लीड कर सकता है सॉफ्ट पावर को लेकर। और जिस तरह से विश्व एक बुरी हालत से गुजर रहा है ना, तो उस समय तो फिर भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता पूरे विश्व के लिए। भारत की क्या क्या सॉफ्ट पावर है मुझे आप बता सकते हैं? मन में सोचिए आप। और रिसोर्स क्या होता है आप समझ, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं मुझे लाइट बनानी है, तो उसके लिए रिसोर्स क्या चाहिए? कोयला, है ना, पानी, वायु, सूर्य ताप। वैसे ही मान लो मुझे सॉफ्ट पावर बनानी है तो उसके लिए भी क्या है? रिसोर्स होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं भारत के लिए कौन कौन से रिसोर्स हैं सॉफ्ट पावर के संदर्भ में। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्स है तो क्या है? जैसे मान लीजिए योगा, है ना। सब देश इस समय योगा कर करके क्या कह रहे हैं? अरे बड़ी शानदार चीज है यार, ना दवाई खानी पड़ती ना कुछ। और कहां से आया? ये तो भारत से आया है। अरे भारत इतना अच्छा देश, तो भारत की इमेज अच्छी हुई। दूसरा, भारत की संस्कृति। संस्कृति क्या है? जैसे मान लो अतिथि देवो भव, ठीक। दूसरी बात, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये कितनी बड़ी बात है। सारे देश अपने लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व के लिए बात करते हैं। तो ये भी भारत का कल्चर है। फिर वासुदेव कुटुंबकम, ये भी देखिए हम पूरे विश्व को परिवार की तरह मानते हैं। तो ये सब भारत का कल्चर है। अब कोई आएगा भारत में, भारत का लिटरेचर पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि कितना महान देश है। जब वो जाएगा विदेश में, अपने देश वापस जाएगा तो क्या करेगा? लोगों से यही बताएगा ना कि भारत में तो ऐसे ऐसा कल्चर है यार। फिर इतनी विविधता के बाद भी एकता, डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी, ये भारत की क्या है? संस्कृति है। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो भारत में क्या है? डेमोक्रेसी। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने का गौरव प्राप्त है हमें।
है ना। आपको पता है जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय सबने मजाक उड़ाया था हमारे भारत का, अरे ये देश 1947 में आज़ाद हुआ है, देखिएगा 1950 तक इसके कई टुकड़े हो जाएंगे। अरे अभी नया नया है और देखिए सबको वोट देने का पावर दे रहा है, इतनी डेमोक्रेसी बड़ी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, ऐसे मजाक उड़ाया था सब। कई बहुत बड़े बौद्धिक जो बन रहे थे उन्होंने तो चैलेंज तक किया था कि ये देश 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। पर आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तभी हमने महिला और पुरुष को एक साथ वोटिंग पावर दिया था। इतना तो कोई यूरोपीय देश नहीं आज तक दे पाया। हमने हर वर्ग को दिया था, हमने किसी को नहीं कहा था कि तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, हमने सबको दिया। तो इससे बड़ी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी कभी नहीं देखी हमने आज तक, कभी भी तानाशाही नहीं देखी। क्यों? पाकिस्तान तो देख रहा है, वो भी हमारे साथ ही तो आज़ाद हुआ था, वो छोटा सा देश था, वहाँ 2-3 धर्म नहीं रहे होंगे। हमारे यहाँ कई सौ धर्म थे, कई सौ बोली थी, कई सौ भाषा थी, लेकिन हमारे देश सस्टेन कर गया। यही है हमारी डेमोक्रेसी, यही है हमारे देश की ब्यूटी, यही है हमारे संविधान की खूबसूरती। तो अब इससे बड़ी क्या बात होगी किसी देश के लिए। फिर आप देखो क्रिकेट, आप देखो पूरे विश्व में भारत क्रिकेट जाना जाता है। हमने अफगानिस्तान जैसे देश को क्रिकेट खेलना सिखाया, हमने उनको हर चीज़ दी कि तुम बस क्रिकेट खेलो। और ऐसा भी नहीं कि डांट देते हो कि हमारा बल्ला हम लेके चले जाएंगे बैट। उनके साथ मैच खेलते हैं तो ईमानदारी से, है ना। गली में ऐसा नहीं होता था कि मैं नहीं आउट, अगर मेरा बैट है तो मैं 2 बार आउट हूँगा, ऐसा तो नहीं। ये भी तो क्या है, ये सब क्रिकेट सॉफ्ट पावर। देखो हमारे बॉलीवुड की मूवी, हमारी बॉलीवुड की मूवी पाकिस्तान में चुपके से देखी जाती हैं, ब्लैक होती हैं उधर। हमारी बॉलीवुड की मूवी तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। आप देखिए जब ट्रंप आए थे तो डे अलजी, ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, ये है। फिर भारत में गांधी थे, विवेकानंद थे, इतने महान महान व्यक्तित्व। हमारे यहाँ अशोक थे, तो इतने महान आप देखिए एक से एक साइंटिस्ट भारत में पहले से हुए, है ना। चाहे आप शून्य की खोज को देख लें, चाहे ज्यामिति की खोज को देख लें, चाहे सबसे छोटे कण की बात कर ले तो महर्षि कणाद ने बता दिया था। अगर आप भारत के दर्शन को पढ़ें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने दर्शन में बातें हजारों साल पहले की थी वो बात आज के समय में यूरोप कर रहा है। आप देखिए तो हम महर्षि कणाद की बात कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ कण जैसी एक न्यूनतम या सूक्ष्मतम संरचना होती है। तो ये आप कर सकते हो कि भारतीय दर्शन बहुत प्रोग्रेसिव है। आप इसको कभी पढ़िए, तो ये भी एक हमारी सॉफ्ट पावर का क्या है, अच्छा पार्ट है। फिर एनवायरनमेंट को लेकर हमारा क्या रवैया है, ये भी सॉफ्ट पावर को हमारे लेके बात है। और आप लोगों को कुछ एग्जांपल आ रहे हो, जैसे इसरो क्या है, ये भी हमारे सॉफ्ट पावर का पार्ट है। हम कई देशों में यहाँ पर अंतरिक्ष तक जाने की क्षमता नहीं है, उनकी लगातार मदद कर रहे हैं, उनको स्पेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब भारत की अच्छी बात है ना। तो भारत के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनका भारत यूज कर सकता है। आयुर्वेद है, देखिए कोरोना में आप पूरे एक समय जब विश्व पूरा एलोपैथी से हार मान जाएगा तब हमारा आयुर्वेद काम आएगा, है ना। हमारे जो जीवन जीने का तरीका है ना, वही क्या है, सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। हम ही लोग ऐसे हैं वर्तमान में जो विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। अगर यूरोपीय मॉडल से आप बचाने चाहोगे तो कभी नहीं बचेगा। तो भारत है, और सबसे बड़ी भारत का क्या है, गांधी सबसे बड़े रिसोर्स है। पूरा विश्व में जितने भी महान नेता हुए उन्होंने गांधी के आधार पर ही काम किया, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर हो, और गांधी को पूरे विश्व ने मान्यता दी। तो ये सब क्या है, सॉफ्ट पावर है। इन्हीं सबसे तो हमारा देश क्या बढ़ेगा। एक पर्यटन, आप देखिए, वो भी हेल्थ पर्यटन। भारत में बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है। कोई आता होगा तो उसे लगता होगा बड़ा अच्छा देश है। भाई भारत में अब इलाज हो जाएगा, वो चला जाएगा खुश होकर, तो क्या करेगा, भारत की अच्छी इमेज बनेगी ना। साथ में एक बहुत बड़ी भारत के लिए खासियत है, भारत के लोग पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रहते हैं ना। भारत छोड़ो, बिहार का आदमी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। किसी भी विश्व के कोने में चले जाओ आपको जरूर मिलेगा। क्षमता, टैलेंट है। चाहे आप नासा चले जाओ, किसी भी बड़ी से बड़ी संस्था, बौद्धिक संस्था कोई भी हो, है ना, वहां भी मिलेगा आपको हमारे इंडिया का इंसान। क्यों? तो अब सत्या नडेला देख लो, सुंदर पिच्चाई देख लो, तो ये सब क्या है, भारतीय हैं।
तो ये कितनी बड़ी गौरव की बात है ना। अब यही लोग तो हमारी इमेज भी सुधारेंगे। मान लो जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उन लोगों से मिलते होंगे, भारत के बारे में बताते होंगे, तो वहाँ इमेज होगी, है ना। जो यूएसए में रह रहे होंगे, जिसको बोलते हैं हम एनआरआई, आप, है ना, एनआरआई छोटा वर्ड है, इससे भी बड़ा वर्ड होता है डायस्पोरा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कभी भी भारत से संबंधित रहा है, आज कहीं कभी निवासी हो, उसे डायस्पोरा बोलते हैं। और भारत पूरे विश्व में हर जगह अपने डायस्पोरा पाता है, इतने लोग रह रहे हैं। कुछ आज़ादी के पहले चले गए थे, आज कई देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। आप देखिए कैरिबियन देश में एक दो, है ना। आज आप देखिए कि ब्रिटेन के कई मंत्री, जैसे मूर्ति जी के जो दामाद है उनका भी। तो ये सब भारत के लिए क्या है, सॉफ्ट पावर है। और इसी के कारण कहा जा सकता है भारत के पास बहुत बड़ी क्षमता है अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का। वर्तमान में लेकिन क्या भारत अपनी सॉफ्ट पावर का यूज कर पाया है? देखिए मैं बताऊं, पूरे विश्व में अभी एक इंडेक्स बनती है, सुपर सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स, उसमें भारत का नाम नहीं है। बड़ा कष्ट हुआ होगा, ये सच्चाई है। भारत आज भी कई मामलों में बदनाम है। जैसे भारत को पहले कहा जाता था, भारत में चले जाओ या तो गाय, गोबर और सांप वालों का देश कहा जाता था। भारत को एक पिछड़ेपन के तौर पे माना जाता था। आज भी कई मामलों में भारत को वो गौरव नहीं प्राप्त जो भारत के पास जितनी क्षमताएं थी। अर्थात भारत के पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत को सुपर 30 में जब इंडेक्स में नहीं मिला, तो समझ जाइए कि भारत अभी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर के मामले में कमजोर है। भारत की इमेज अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती थी। भारत ने अपने रिसोर्स का प्रयोग उतना नहीं किया जितना कर सकता था। तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के लिए अभी ये खुशखबरी की बात नहीं है। मैंने इतनी सकारात्मक बातें बता दी, लेकिन कुछ नकारात्मक बात है। जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में कई लोग आते हैं और भारत में आप देखते होंगे कभी इस विदेशी महिला के साथ बलात्कार, कभी उसके साथ चोरी, है ना। तो इस तरह की जो इमेज होती है वो पूरे भारत की इमेज को खराब कर देती है। ठीक, तो भारत में अभी भी कई तरीके की समस्याएं, साथ में भारत ने अभी अपने रिसोर्स का यूज नहीं किया अच्छे से। हमने अभी अपने गांधी को लोग हर विदेशी के घर तक पहुंचाया ही नहीं। अरे हर आदमी गांधी को जानेगा तब तो जानेगा ना भारत क्या है। हमने भारत के अभी कल्चर को नहीं लोगों को पहचानने दिया। अगर हर व्यक्ति योगा करेगा तो तब उसे पता चलेगा ना कि भारत क्या है। तो अभी हमने इन सब मामलों में ज़्यादा काम नहीं किया, अभी हमें बहुत काम करना है। जिस तरह से आप देखो फ्रांस है, तो फ्रांस को जब आप लोग याद करते होगे तो बड़ा अच्छा फील होता होगा, यार कितना अच्छा देश होगा। तुरंत दिमाग में एफएल टावर आ जाता है। तो क्या भारत का ताजमहल आता होगा सबके दिमाग में? अभी नहीं आता होगा, है ना, क्योंकि हमने अभी उस पर काम ही नहीं किया, अब करना है। तो ये भारत की सकारात्मक बात थी, और फिर मैंने बता दी भारत की नकारात्मक बातें। क्यों? ठीक, पर ऐसा नहीं है कि भारत इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहा। आज पूरा विश्व भारत को लेकर कई तरह की बातें कर रहा है। यूएसए ने कई बार कहा है कि भारत में विश्व को लीड करने की क्षमता है। साथ में पूरा भारत कोरोना के टाइम पर नमस्ते में आ गया है। यह है भारत की सॉफ्ट पावर। हम आपदा राहत में सबसे पहले पहुंचते हैं। नेपाल भूकंप में भारत ने जितनी मदद की थी उतनी किसी देश ने नहीं की। अफगानिस्तान में भारत जितनी मदद कर रहा है उतना कोई देश सफल होकर नहीं कर पा रहा। तो ये भारत की फायदा है। भारत ने कोरोना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कई देशों को मुफ्त में बांटा। ये है भारत की सॉफ्ट पावर जो अब बढ़ रही है। आप देखिए कोरोना में, और खासकर इसमें 2014 के बाद से जो विदेशी नीति थी उसमें भारत ने अपने आप को विश्व पटल में इस्टेब्लिश किया है। अब देखिए कोई भी नेता आता है तो हिंदी में बोलता है नमस्ते इंडिया और विवेकानंद। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, मैं इजराइल के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की, सॉरी, ये सब। पर एक कमी है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया। देखो भारत ना अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाया अच्छे से। ब्रांडिंग करनी होती है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है वो अपने आप को क्या कहता है, ब्रांड बनाता है, तभी तो। लेकिन भारत अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे नहीं बना पाया। कैसे? जैसे मान लो चीन है, तो चीन क्या करता है? चीन, जैसे मान लो भारत है, तो भारत के न्यूज़पेपर में ना कभी कभार चीन का एक एक पेज का एडवर्टीजमेंट आता है, तो क्या उसमें चीन की प्रशंसा रहती है। जैसे इस समय आप देखो कई न्यूज़पेपर में तो चीन की प्रशंसा लिखी होगी कि चीन के जो राष्ट्रपति बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कोरोना के टाइम कई लाखों लोगों की जान बचा ली। तो क्या जब लोग पढ़ेंगे तो चीन के क्या हो जाएंगे, दीवाने होंगे, है ना। लेकिन भारत इस तरह नहीं करता कभी।
साथ में चीन क्या करता है, नेपाल में जैसे पैसे देगा कि आप चीनी भाषा में लोगों को पढ़ाई कराओ मदारिन में, तो जब चीनी भाषा लोग पढ़ेंगे तो चीन के प्रति तो लगाव होगा, तो क्या करता है, पैसा खर्च करता है। भारत ने अभी सॉफ्ट पावर में इतना इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र की अभी पोटेंशियल समझी ही नहीं। आप देखो पूरे विश्व में सिंगापुर इतना छोटा सा देश है कि भारत के एक स्टेट का भी आधा है, लेकिन वहाँ भारत से ज़्यादा टूरिज्म होता है। तो भारत ने अभी टूरिज्म को नहीं, स्कोप को अपने ओपन किया। भारत में इतनी कल्चरल विविधता है कि अगर भारत चाहे ले तो पूरे विश्व के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अजंता एलोरा की गुफाओं को देखिए आप, कई दक्षिण भारत के कई ऐसे मंदिर पड़े हैं जिनको देख के आश्चर्य हो जाता है। खजुराहो की कभी मूर्तियों को देखिए, लेकिन भारत ने उसको, भारत में तो ठीक है, विश्व में लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं किया। तो ये सब भारत की कमियां हैं। अब सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भारत को अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए और इसकी भारत ने शुरुआत की थी। जैसे एक था अतुल्य भारत, ये भारत क्या कर रहा है, इंडिया की ब्रांडिंग। जैसे देखिए गुजरात को लेकर अमिताभ बच्चन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो लोग गुजरात जाने लगे ना, जबकि गुजरात कोई नहीं पहले जाता था। पर मोदी जी ने क्या लिखा है, दिमाग लगाया और फिर आओ गुजारो एक रात गुजरात में, है ना। गुजरात ना आए तो क्या किया। तो वैसे ही हमें पूरे भारत की ब्रांडिंग करनी होगी कि आओ कभी भारत में, है ना। तो ये है, तो इसको करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और पैसा के साथ साथ दिमाग भी। वर्तमान में जो सोशल मीडिया का युग है ना, उसमें भारत को बहुत मदद मिल सकती है। तो भारत सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से क्या कर सकता है, भारत हर देश के अच्छी अच्छी जगह योगा सेंटर स्टेब्लिश करे, है ना, या बॉलीवुड की मूवियों के लिए कुछ काम करे। तो इस तरह भारत बढ़ा सकता है अपनी सॉफ्ट पावर को। भारत सभी देशों के एनआरआईओ को से मिले, और हाल ही के समय में देखिए मोदी कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहां के लोगों से, एनआरआई लोगों से, जो इंडियंस लोग हैं, जो वहां के डायस्पोरा लोग हैं, उनसे मिलते हैं। यही सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं हम, है ना। तो भारत लगातार काम कर रहा है इसमें, अन्य देशों से सीख लेनी चाहिए। जैसे फ्रांस कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 देश होने चाहिए, एक देश यहाँ पर वो पैदा हुआ है और दूसरा देश फ्रांस। मतलब हर आदमी को फ्रांस क्या कहता है कि हर आदमी में फ्रांस के लिए बहुत इज्जत होनी चाहिए। तो वैसे भारत भी तो सोच सकता है कि हर आदमी के 2 देश होने चाहिए। अगर मान लो कोई एक आदमी यूएसए में रह रहा है तो उसका एक दिल का कोना भारत के लिए भी धड़के, क्या कितना शानदार देश है। और जब भारत के लिए धड़केगा तो जो बाइडेन जी अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, वो भारत के खिलाफ जब कोई काम करेंगे ना तो डरेंगे कि यार कहीं मेरी देश की जनता ही ना नाराज हो जाए, है ना। तो ये होती है सॉफ्ट पावर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में आप लोग खुद सर्च करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।